Good afternoon, dear students. This is Dr. Manali Nigam from MN Education Hub. सबसे पहले I want to wish you all a very happy New Year 2024. तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे और जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टिप्स टू सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर, कि आप किस तरीके से एग्जाम को करेंगे और किस तरीके से क्या पैटर्न रहेगा हमारे क्वेश्चन पेपर का। कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट में जो आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता है उसका क्या पैटर्न रहेगा, किस फॉर्मेट में आपको पेपर मिलेगा, कैसे उसके मार्क्स होंगे और किस तरीके से हम बेस्ट अपना एफर्ट्स देके उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो हम लोग पूरा ट्राई करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ में अपना पेपर करेंगे और 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स सिक्योर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज क्योंकि नए साल का पहला दिन है, हमारे साल की पहली शुरुआत है, तो आई जस्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट न्यू ईयर सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट मार्क्स इन योर एग्जाम्स। क्योंकि बच्चों हमारे साल की शुरुआत अच्छी होगी तो पूरा साल बहुत अच्छे से जाएगा और आप जो भी एफर्ट्स करेंगे उसका आपको बहुत अच्छे से अचीवमेंट्स भी मिलेंगे। तो आज जो कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट में ये जो हमारा लेक्चर है, मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे फॉर्मेट बताऊंगी कि पेपर करने के लिए आपको क्या ऑप्शंस दी जाएंगे और किस तरीके से आप एग्जाम करें। तो बच्चों जैसे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने इस लेक्चर को, तो जब भी हम कोई पेपर करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो सबसे पहले ना आपको एक जो शीट दी जाती है बीटी यूपी में, जो शीट आपको प्रोवाइड की जाती है, आपकी जो कॉपी होती है जो एग्जाम में आप फिल करते हैं, तो आप उसकी एंट्रीज बहुत सही से करिएगा। एंट्रीज सही करने से मतलब मेरा ये है कि आप जो भी उसमें आपको ऑप्शन दी जाती है और नाम नहीं पूछा जाता, पाठ्यक्रम का नाम पूछा जाता है, दैट इज द ब्रांच नेम। पाठ्यक्रम का नाम से वहां पे मतलब होता है ब्रांच का नाम। तो जो भी आपकी कंसर्न ब्रांच है, लाइक सिविल, आपकी सिविल है या इलेक्ट्रिकल है, आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है या इवनिंग शिफ्ट है या मैकेनिकल है, जो भी बेटा आपकी ब्रांच हो उसको बहुत अच्छे से भरिएगा, उसको फिलअप कीजिएगा। और जब भी आप कॉपी को फिल करें तो बड़ी ही नीटनेस के साथ में कीजिएगा। आप अपने रोल नंबर को एडमिट कार्ड से 2-3 बार अच्छे से पढ़ के चेक करके तब उसे अपनी कॉपी में फिल कीजिएगा, ताकि कोई भी मिस्टेक्स आपसे ना कंडक्ट हो वहां पे। ठीक है, तो जो आप एग्जाम करोगे, जो कॉपी की जो शुरुआत होगी, क्योंकि आपकी जो कॉपी होती है ना उसकी जो शुरुआत में आप उसको जैसे फिल करते हो वो भी बड़ा इफेक्ट डालती है एग्जामिनर के ऊपर। तो उसमें आप काटा पीटी बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ही नीटनेस के साथ में और क्लैरिटी के साथ में अपने रोल नंबर को और जो भी आपने ऑप्शंस दी हैं, रूम नंबर वगैरह जो भी आपको दिया गया है, बहुत अच्छे से फिल करें, माइंड सेट करके कॉन्सेंट्रेशन के साथ में फिल करें। तब जब हमें एग्जाम दिया के लिए क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो वो लगभग 2.5 घंटे का पेपर होता है आपका, 2.5 आवर पेपर जो होता है आपका 2.5 आवर का होता है। और जिसके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 50 होते हैं और मिनिमम मार्क्स जो होते हैं वो हमको 17 दिए जाते हैं। 17 नंबर पास करने को जरूरी होते हैं और हमारी पूरी प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को अचीव करें। तो कुछ हमको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जैसे कि आपके सामने ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस भी दी जा रही हैं। अब वो इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको जो पेपर दिया जाएगा बच्चों, तो इसमें सबसे पहले हमको दिया जाएगा कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, कि हमको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डेटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन्स। बच्चों को स्पेशली कहा जाता है कि वो पेपर के जो भी, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसके जो है पेपर के दोनों वर्जन्स में जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसे चेक कर लें कहीं। और जो ज़्यादा रिलायबल होता है वो होता है इंग्लिश का, तो इंग्लिश वाले से चेक करें, क्योंकि ये पेपर तो हमारा इंग्लिश में ही है, इसमें हिंदी का तो कोई स्कोप ही नहीं है, तो इससे हमारा कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। लेकिन आपको अदर एग्जाम्स में ये चीज़ करनी पड़ेगी। यूज़ ऑफ पेजर एंड मोबाइल फ़ोन आर टोटली प्रोहिबिटेड, ये हम सब जानते हैं कि जो पेजर या मोबाइल फ़ोन होता है इसका जो यूज़ होता है वो बिल्कुल मना होता है, बैन होता है एग्जाम्स के लिए। तो बच्चों जैसे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर करना अपना, तो सबसे पहले जो हमारा यूनिट 1 से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये 12 मार्क्स के होते हैं। और ये जो आज मैं पेपर पैटर्न आपको दे रही हूँ ये 2018 का पेपर है। 2018 में ये पेपर आया था और इसी तरीके से पेपर हर साल आता है और इस तरीके से हमको जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो करने होते हैं बच्चों। ठीक है, तो पेपर करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है क्वेश्चंस को समझें और उनको सबसे पहले जब आप कोई भी पेपर करें तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो पेपर हो वो जो है बिल्कुल भी गलत नहीं हो। आई मीन टू से आप उसको पहले अच्छे से रीड कीजिए।
जब आप पेपर को अच्छे से रीड करेंगे तो रीड कर लेंगे तो आप उसके क्वेश्चंस को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप बिल्कुल काम माइंड के साथ में पीसफुल तरीके से पेपर को सबसे पहले बच्चा अच्छे से स्टडी करो, थॉरोली उसको स्टडी करो। यू हैव द प्रॉपर टाइम, आपके पास बहुत समय होता है, 2.5 आवर कम नहीं होते कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट के पेपर के लिए करने के लिए। तो आपको 2.5 घंटे का जो समय दिया जा रहा है उस समय को पूरा यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि 2.5 घंटे से पहले आपको कहीं जाना भी नहीं होता है। एग्जाम को बीच में कंडक्ट जो हो रहा है टाइमिंग, उससे पहले आपको उठने भी नहीं दिया जाएगा सीट से। तो आप पूरा टाइम को यूटिलाइज कीजिए। अपने पेपर को लेने के बाद में सबसे पहले उसे समझिए, पढ़िए कि पेपर में क्या पूछा गया है, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको समझिए। और उसके बाद में पेपर को समझने के बाद में आपको करना क्या है बेटा कि जो क्वेश्चन आपको बहुत बेस्ट तरीके से आता है, कहने का मतलब यह है कि जब भी आप बच्चे पेपर अटेम्प्ट करोगे तो जो क्वेश्चन विच इज़ द बेस्ट आपको अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से उसका आंसर आप राइट कर सकते हो, लिख सकते हो, देन आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन 1 पहले करो और 2 उसके बाद करें। मे बी अगर आपको लग रहा है कि आई नो द बेस्ट इन द क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, आई कैन चूज आइदर 2 और 3, वॉट एवर आई वॉन्ट टू चूज। ठीक है, आपको जो लग रहा है कि हमें 2 अच्छे से आता है तो हम 2 कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर, हमें 3 आता है तो हम 3 कर सकते हैं पहले। तो विच यू नो द इन अ बेस्ट वे, जो आपको अच्छे से आता हो उसको चुनिए और उसके बाद उसको अटेम्प्ट कीजिए बड़े ही आराम से। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देनी चाहूँगी कि क्वेश्चन जब भी आंसर करें तो जो भी आपके क्वेश्चन का नंबर है, जैसे क्वेश्चन 1 का ए है तो पूरा लिखिए क्वेश्चन 1 और ब्रैकेट में ए कर दीजिए, बी है तो बी कर दीजिए, क्वेश्चन 1 और ब्रैकेट में बी लगाइए। मतलब कि आप जो एग्जामिनर है उसे कंफ्यूज ना करें, ताकि जब वो आपका कॉपी करेक्शन करे तो इस तरह की मिस्टेक्स वहाँ पे नहीं अकर होनी चाहिए। तो जस्ट मेक द कॉपी वेरी इम्प्रेसिव। अपनी कॉपी को, अपने हैंडराइटिंग को बहुत सिंसियरिटी के साथ में लिखिए। आपका हैंडराइटिंग भी बहुत कुछ जो है कहता है कि बच्चा किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा है, उसका क्या तरीका है। तो आप जब भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो कोशिश कीजिए कि जब उतने ही नीटनेस के साथ में और पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। ये नहीं कि आपका जो बना रहा है वो उसमें आप मेंशन करो, ऐसा नहीं करना है आपको बहुत अच्छे से उसमें रिप्लाईज करने हैं क्वेश्चंस के, ताकि आपके बेटा अच्छे से मार्क्स आ सकें। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे सामने जो स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें हमें एक जो है आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। आंसर एनी 3 यानी कि हमारे सामने लगभग 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें करना क्या है, 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इनमें से जो 3 हमें बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर्स आते होंगे वो हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस टू द सोसाइटी। अगर आपने मेरे लेक्चर्स को सुना हुआ है तो लेक्चर नंबर 2 में और 1 में मैंने आपको पूरी तरीके से समझाया है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। तो क्या होता है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन को कम्युनिकेयर से लिया गया है। कम्युनिकेयर क्या है, एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है विच मीन्स टू शेयर। क्या शेयर करते हैं, व्हाट टू शेयर, वी शेयर एनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दैट मीन्स बेटा कि कम्युनिकेशन क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है, यू विल हैव टू राइट द डेफिनेशन। क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से आते हैं एग्जाम में। मे बी इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन, या फिर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, या फिर डिफाइन कम्युनिकेशन। आंसर विल बी द सेम, आंसर सभी में सिमिलर रहने वाला है। एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, तो कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस मैंने सबको बताई थी अपने लेक्चर में कि व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस टू द सोसाइटी, बिकॉज वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कम्युनिकेशन। इट इज़ नीड ओनली नॉट ओनली टू फॉर द सोसाइटी बट फॉर आवर फैमिली। और जितने भी हमें अपने रोज़ के काम हैं या जो भी हमारे एक दूसरे से बात करने की जो डिपेंडेंसी है उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत आवश्यक है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हाउ कैन यू सर्कुलेट एनी इन्फॉर्मेशन टू एनी वेयर,
कैसे आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, एक अच्छे से लाइफ को स्पेंड करने के लिए हमें कम्युनिकेशन की बहुत आवश्यकता है। बट कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर यू एंड मी बट ऑल्सो फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो कम्युनिकेशन हम सभी के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस टू द सोसाइटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्बल एंड नॉन वर्बल वेज ऑफ कम्युनिकेशन। आप वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में क्या जानते हो, क्या इसके तरीके हैं। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको समझाया था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू कि 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, आई टोल्ड यू कि सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच इज डन वर्बली, ऐसा कम्युनिकेशन जो वर्बली किया जा रहा है। वर्बली मीन्स जिसे हम बोल के कर रहे हैं, है ना, बोल के कर रहे हैं। इन विच वी आर यूजिंग लैंग्वेज, जहां हम शब्दों का, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लाइक वी आर डूइंग फेस टू फेस, और वी कैन ऑल्सो डू द कम्युनिकेशन इन अ रिटन वे। आप या तो ओरल कम्युनिकेशन करते हो वर्बल कम्युनिकेशन में, या रिटन कम्युनिकेशन करेंगे आप वर्बल कम्युनिकेशन में, बिकॉज वर्बल कम्युनिकेशन हैज 2 टाइप्स, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। इट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, ओरल एंड रिटन। अब इसका है कॉन्ट्री, इसका अपोजिट है नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल वी कैन से जस्ट अपोजिट ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि वर्बल और नॉन वर्बल अगर देखा जाए तो एक दूसरे के अपोजिट भी है, बट एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, दैट इज अ वर्डलेस कम्युनिकेशन, स्पीचलेस कम्युनिकेशन, वेयर वी यूज द फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, अपीयरेंस फॉर आवर कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम अपने जेस्चर के द्वारा, पोस्चर के द्वारा, विदाउट वर्ड्स जब हम कम्युनिकेट करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा, आई कॉन्टेक्ट्स के द्वारा, ऐसे कम्युनिकेशन को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, वेयर वी डू नॉट यूज एनी लैंग्वेज और एनी वर्ड्स। बट वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो बोथ आर द इक्वल टू ईच अदर, दोनों के लिए आवश्यक है, ऐसे कि वर्बल में नॉन वर्बल भी आवश्यक है, और बहुत सारे तरीकों से हम वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेस्चर कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। अब जेस्चर कम्युनिकेशन क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब ये कहेंगे जेस्चर का मतलब क्या होता है। जेस्चर का मतलब होता है कि हम लोग जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स का भी यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, मतलब कि दिस इज द टाइप ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जेस्चर कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल का ही एक प्रकार है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही जेस्चर कम्युनिकेशन भी आता है, बिकॉज सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज डन थ्रू द बॉडी पार्ट्स। लाइक अगर आप फेस से अपनी जो है आई कॉन्टैक्ट के थ्रू कर रहे हैं, या हाथ हिला के कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स से हिला के आपने कोई कम्युनिकेशन किया, तो आप जो भी जेस्चर बना रहे हो, उसको जो कम्युनिकेट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड द जेस्चर कम्युनिकेशन। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि समटाइम्स एक्चुअली हम लोग व्हेन वी डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन and we don't have the environment to talk to someone, when that time we do gesture communication, क्योंकि हर बार मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप जो है बोल के कम्युनिकेट करो या लिख के कम्युनिकेट करो, तो दैट टाइम वी यूज द जेस्चर कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बच्चों डी नंबर पे कि इन व्हाट सिचुएशंस इज द कम्युनिकेशन इंटरप्टेड। अब ये कम्युनिकेशन कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जब कम्युनिकेशन को इंटरप्टेड किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे बैरियर्स हैं या बहुत सारी परिस्थितियां आ जाती हैं जब कम्युनिकेशन को इंटरप्ट किया जाता है, मतलब उससे बाधाएं क्रिएट होती हैं। इंटरप्शंस का मतलब या बाधाओं से ही है, क्योंकि बैरियर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एंड नेक्स्ट है नेम सम मॉडर्न डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ डू दे वर्क। अगर आपको रियलाइज हो रहा हो तो ऑल द क्वेश्चंस आर टोटली सिमिलर टू माय यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 1 में मैंने जो भी आपको टिल देन अभी तक पढ़ाया है, सारे क्वेश्चंस उसी में से अटेम्प्ट किए गए हैं। बस थोड़ा सा ये हो जाता है कि जब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, तो उनको पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन सारे वही रहते हैं, है ना। आपको आंसर्स, अगर आपने सब कुछ ठीक से पढ़ा है, थॉरोली पढ़ा है, तो यू कैन आंसर वेरी इजीली। अभी जो क्वेश्चन है नेम सम मॉडर्न डिवाइसेस, अब चाहे मैं बच्चा मॉडर्न डिवाइसेस की बात करूं या मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, बोथ आर क्वाइट सिमिलर।
तो आप जब ये क्वेश्चंस करेंगे, ये मॉडर्न टूल्स के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, तो आप इसमें आराम से बता सकते हो दैट लाइक मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर है, आपका मोबाइल फ़ोन है, रेडियो है, टेलीग्राफ है, कई सारे ऐसे डिवाइसेस है, इंटरनेट है जिनके थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं। फैक्स भी इसी कैटेगरी में आता है। तो बहुत सारे वो मॉडर्न टूल्स हैं, मॉडर्न डिवाइसेस हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को आसान बना दिया है। और मैंने आपको डिफाइन भी किया था कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो आप इनको अच्छे से एलोबरेट कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए क्वेश्चंस में, तो यू कैन डू द आंसर्स वेरी प्रॉपरली। तो ये वो 5 क्वेश्चंस थे जिनमें से हमने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए करने के लिए। तो ये जो पार्ट आया, ये 12 मार्क्स का पार्ट आया बेटा, और ये यूनिट 1 में से हमें पार्ट दिया गया था करने के लिए। तो जो हमने बड़ी इजीली तरीके से क्वेश्चंस पढ़े थे और हमने एक जो है अटेम्प्ट कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है स्क्रीन पे, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। अब ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको दिए जाते हैं, ये लगभग जो है ये भी आपको 4 मार्क्स के दिए जाते हैं। 4 मार्क्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपकी आती है। आप देख रहे हो कि देयर आर द 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच 4 नंबर की आती है आपकी, 12 नंबर के हो गए आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। और ये हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो गया, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। अब एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर जो हमने पढ़ी थी, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है, हरी सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। अब हमें इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है कि इसको हमें किस में चेंज करना है, हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि देयर आर द 2 पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, जो कमास के आउट है, और जो कमास में क्लोज है वो क्या है, वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। तो हरी टोल्ड मी, ठीक है, हरी टोल्ड मी, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है सेंटेंस, तो क्या आपका आंसर आएगा कि हरी टोल्ड मी इफ आई कुड स्पेयर, क्योंकि सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एक रूल होता है 1 2 3 अपॉन SON। ये पर्सन चेंज करने का रूल है 1 2 3 SON। दैट इज फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इससे आप इजीली बड़े आराम से चेंज कर लेंगे पर्सन्स को। यू इज द सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। तो हरी आस्क्ड मी इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। ओके, तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करना है। और एक सजेशन मैं देना चाहूँगी कि ग्रामर इज जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स। अगर ग्रामर की मैं बात करती हूँ तो ग्रामर मैथमेटिक्स से कम नहीं है। इफ़ यू वांट टू गेट द गुड मार्क्स इन ग्रामर, देन जस्ट ट्राई टू डू इट इन अ वेरी लॉजिकल वे। आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप जो है रूल्स को मतलब इधर उधर कर देंगे, फॉर्मूला, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं कि फॉर्मूला लगाते हैं और फॉर्मूला लगाने के बाद ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चंस है वो सही होते हैं। अगर हमारा फॉर्मूला भी इधर से उधर हो जाता है तो हमारे मार्क्स प्रॉपर नहीं आते, बिकॉज हमारा सवाल गलत हो जाता है, सब हमारा गलत हो जाता है। सच एज ग्रामर में भी वही सिनेरियो रहता है। इफ़ यू विल फॉलो द रूल्स देन यू विल गेट द मार्क्स, यू विल सिक्योर द कंप्लीट मार्क्स। पूरे नंबर आते हैं आपके अगर आप सही करते हैं, और अगर नहीं करते हैं देन मार्क्स पूरी तरह ही डिडक्ट होते हैं, कंप्लीटली कटता है नंबर। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू डू योर बेस्ट इन द ग्रामर पोर्शन। सो माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का कि माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या है कि मे बी द एडवाइस और द ऑर्डर और द रिक्वेस्ट कैन कम। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ फादर की बात हो रही है तो मे बी यहाँ फादर एडवाइस कर रहे हो या हो सकता है कि फादर ऑर्डर कर रहे हो। तो माई फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। मैं आपको ये सॉल्यूशन करा रही हूँ, जस्ट ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ। आप करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो, तो आई एम टोटली श्योर कि आप एग्जाम में भी अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जो पेपर आपका बच्चा आना है वो इसी पैटर्न पे आना है। तो ये था हमारा इंपरेटिव सेंटेंस जो हमने कर लिया। नेक्स्ट है शीला सेड आई हैव लॉस्ट माई वॉच। ठीक है, तो शीला सेड दैट, ठीक है, शीला सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर वॉच।
क्योंकि क्या करना होता है कि हमें डायरेक्ट स्पीच में सब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पूरा प्रेजेंट उठा के पास्ट में चेंज करना होता है। तो जो हैज और हैव है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नाउ विल चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। तो ये आपका हो गया कि शीला सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दे सेड व्हाट अ प्लेजेंट साइट इट इज। ये एक एक्सक्लेमेटरी व्हाट अ प्लेजेंट साइट इट इज। तो ये जो है सेंटेंस जो है इसमें आपको ये सेंटेंस इंटरोगेटिव का इसमें निशान लगाया हुआ है, बट दिस इज अ इंपरेटिव सेंटेंस। ये इसमें एक मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। लेकिन ये सेंटेंस कैसा है आपके लिए, ये सेंटेंस अपने आप में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे लेकिन एक मार्क्स की गलती है, देयर शुड बी एन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, लेकिन इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क की जगह आपको जो दिया गया है वो क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे एक्सक्लेमेटरी के रूल्स के हिसाब से। तो दे एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ओके। जब ये व्हाट या हाउ का यूज होता है इस तरीके से तो वो क्या है, वहां पे सरप्राइज की बात हो रही है। तो दे एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, okay, they exclaimed with wonder that it was a very pleasant sight, it was a very pleasant sight। तो ये जो है क्वेश्चन हमको करना है। एक और एक सजेशन मानिए मेरा कि समटाइम्स बच्चे टोटली डिपेंड हो जाते हैं मॉडल पेपर्स के ऊपर, दे जस्ट डोंट वांट टू सर्च आउट कि व्हाट इज द राइट थिंग्स बट व्हाट इज द रॉन्ग इन द मॉडल पेपर। मैं किसी मॉडल पेपर के नाम नहीं ले रही, बट स्टिल समटाइम्स क्या है कि मॉडल पेपर्स हमको बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी कर देते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस आप बिल्कुल आप देखिए मॉडल पेपर से, लेकिन आंसर्स मत देखिए। आंसर जस्ट डू फ्रॉम द बुक और फ्रॉम अनदर नोट्स, ठीक है। नोट से कीजिए आंसर्स, आप जो है बुक से कीजिए, क्योंकि अगर मैं मॉडल पेपर उठा के देखती हूँ तो बहुत सारी इसमें आंसर्स में मिस्टेक्स हैं बच्चों। तो जस्ट ट्राई टू डू कि आप जो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कीजिए, उसमें से क्वेश्चन देखिए, आपको एक पूरा आइडिया मिलता है मॉडल पेपर से किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन बस डोंट राइट द आंसर्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर, आप डायरेक्टली आंसर्स को वहाँ से कॉपी मत कीजिए, क्योंकि समटाइम्स उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं, मिसप्रिंटिंग्स होती हैं, और उन मिसप्रिंटिंग्स की वजह से, मिस्टेक्स की वजह से आपके जो मार्क्स है वो आप गलत एग्जाम में भी ले सकते हो, आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो जस्ट ट्राई कि आप जो भी पढ़ें वो एक बुक से पढ़िए और बुक से ही क्वेश्चंस के आंसर्स अटेम्प्ट कीजिए। आप बिल्कुल एक मॉडल पेपर से देखिए कि क्या फॉर्मेट होता है उसका, किस तरह से पैटर्न रहता है, या प्रीवियस ईयर्स में किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, बट जस्ट डोंट कॉपी आंसर्स फ्रॉम देयर, okay, so that I think it will be beneficial for you if you don't copy answers from the model paper, okay बच्चों। अब the next thing is that we are going to discuss is the change the following into the passive voice। अब हमें करना क्या है, पैसिव वॉइस दिए गए हैं हमको, ये भी 4 मार्क्स के आते हैं आपके, जिस तरह से नरेशंस आपके 4 मार्क्स के थे, नाउ द पैसिव वॉइस आर ऑल्सो फ्रॉम द 4 मार्क्स। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, द कैट किल्ड द माउस। तो जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका रूल क्या है कि हम इस पर क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, और क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, है ना। इसका मेन रूल यही है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है। अब ये क्वेश्चन है कि द कैट किल्ड द माउस, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। बाकी रूल्स हमने पढ़े थे कि किस तरह से इसको टेंस चेंज करना है, या और भी फर्दर जो रूल्स होते हैं। तो आपका जो कि ये टेंस कौन सा है, आपका सिंपल पास्ट टेंस है, और ना सिंपल पास्ट टेंस आप चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर कि द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट, द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट। तो ये इसका आंसर बन गया कि द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस बुक इंटरेस्ट मी, ठीक है, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी। तो बच्चों इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। आप ये ध्यान रखिए कि आप जो भी क्वेश्चंस के आंसर दें वो बहुत प्रॉपर तरीके से देंगे, और आप क्वेश्चंस को आंसर करते में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, ओके फाइन। और अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस बुक इंटरेस्ट मी, सॉरी, तो आई इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, और दिस बुक इंटरेस्ट मी इसको चेंज करेंगे, आई को मतलब मी को हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि आई एम इंटरेस्टेड, थर्ड फॉर्म आती है हमेशा वर्ब की पैसिव वॉइस में, वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म, ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, हमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है इस पर। तो जस्ट तो हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज करेंगे। सो तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, क्वेश्चन आपका क्या हो जाए कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, ओके। अब द नेक्स्ट थिंग दैट इज गोइंग ऑन हियर,
दैट इज तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। लाइक डोंट इंसल्ट द वीक, राइट। देखो, अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो, क्लासेस आपने प्रॉपर अटेंड किया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हर क्वेश्चन अलग रूल से आ रहा है। हर क्वेश्चन के पीछे कुछ नियम जो है वो लॉजिकली ऑर्डर में आ रहे हैं, और जिस जिस प्रकार के होते हैं हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो, चाहे आपकी डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच हो, वो सारे रूल्स उसमें अप्लाई हो रहे हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आया नेक्स्ट कि डू नॉट इंसल्ट द वीक। डू नॉट इंसल्ट द वीक, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंसेस में जो कि एक मॉरल ऑब्लिगेशन के ऊपर होते हैं, वह हमें शुड बी का यूज करना होता है। किसका? शुड बी का। और इसको बनाने के लिए भी पैटर्न अलग रहता है आपका। तो ये जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, द वीक आपका होना चाहिए द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड, द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड, तो ये आपका आंसर प्रॉपर रहेगा। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन का सेंटेंस है, तुमने इसको चेंज कर दिया इसमें, क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमें क्या करना है, शुड नॉट बी, द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड। नेक्स्ट आपका आया जो कि हु वाला क्वेश्चन है, हु इन द सेंस, जिसमें कि हम चेंज करते हैं बाय हुम में। तो बाय हुम हैज दिस बुक बीन रिटन, क्योंकि हैज है तो हैज बीन में चेंज हो जाएगा, तो बाय हुम हैज दिस बुक बीन रिटन। तो इस तरीके से बच्चों हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी सॉल्व कर दिए, जो कि हमारे 4 मार्क्स के थे। ठीक है। अगर ग्रामर पोर्शन की बात करते हैं, तो अगर आप बिल्कुल सही करोगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, और कोई नहीं रोक सकता कि आपके मार्क्स को अच्छे आने से। और जो इससे पहले हमने यूनिट 1 किया, तो हमें क्वेश्चन आंसर्स को याद करना है, समझना है, उनको आंसर्स करके आना है, तो हमें अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप कोशिश कीजिए कि आप बहुत जो है सफाई के साथ में, नीटनेस के साथ में अपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। एक बात मैं आपसे मीनवाइल और बताना चाहती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, कि जब भी आप पेपर करें तो पेपर करते समय आप नेवर लास्ट में, कई बार क्या होता है कि जो कि मैंने अभी फाइंड आउट किया हुआ है चीज़ों में, कि बच्चे जो, जैसे कि इस बार जो एवोल्यूशन का जो रिजल्ट भी आया था, तो बच्चे बहुत रेयर पास हुए हैं, और जो वो उसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि समटाइम्स हम लोग अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ठीक से नहीं करते हैं, तो बच्चे जो है अपने फ़ोन नंबर्स लिखाते हैं पीछे कॉपी में, लास्ट में फ़ोन नंबर्स लिखाएंगे, या टीचर्स जो भी एग्जामिनर होते हैं उनसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट लिख देते हैं कि प्लीज़ पास कर दीजिएगा, कृपया पास कर दीजिएगा। तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। दिस इम्प्रेशन, मतलब इट्स इम्प्रेशन इज़ वेरी बैड ऑन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। इसका बहुत मतलब नेगेटिव इम्प्रेशन जाता है एग्जामिनर के माइंड पे, बिकॉज अगर आप इस तरह की चीज़ें मतलब करेंगे, तो इवन अगर आपने कुछ राइट आंसर्स भी लिखे होंगे और आप हो सकता है कि पास हो रहे हो, आपके सही नंबर आ रहे हो, या एग्जामिनर का मूड भी हो कि वो आपको पास कर दें कॉपी चेक करते में, लेकिन इस तरह के जब वो लिखा देखते हैं तो दे चेंज देयर माइंड, वो माइंड को चेंज करते हैं अपना, और आपकी कॉपी को बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करते हैं, और अगर आप फेल हो रहे होते हैं, आपके नंबर कम आ रहे होते हैं, तो वो आपको कम नंबर दिए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जस्ट डोंट डू सच थिंग्स। आप इस तरह की जो है चीज़ें ना करें कि आप फ़ोन नंबर लिख के आए या कुछ इस तरह का नहीं करें जिससे कि आपका नेगेटिव इंप्रेशन जाए एग्जामिनर के ऊपर। लास्ट ईयर्स में ये चीज़ें बहुत अटैम्प्ट की गई हैं, और जो है बच्चों को लगता है कि इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहेगा, बट दिस इज़ टोटली रॉन्ग, एंड दिस इफेक्ट्स इन अ वेरी नेगेटिव वे टू द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाता है आपका। मे बी कि अगर आप कुछ अच्छा भी कर रहे होते हो, कुछ अच्छा अटैम्प्ट करते हो, तो भी उसको नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर देता है वो, मतलब चीज़ें ये कन्वर्ट कर देती हैं। तो जस्ट ट्राई आउट की, मतलब टू डू की, मतलब आप जो भी करें बहुत सही से अपना पेपर लिखें, और आपको जितना आता है अच्छे से उतना कीजिए, और बाकी आप कोशिश कीजिए चीज़ों को करने की, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अटैम्प्ट ना करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इससे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जितना मार्क्स आपके आने चाहिए ना उतने भी नहीं हो पाते हैं, आपको नहीं आ पाते हैं आपके नंबर उस तरीके से। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह की चीज़ें ना करने से बेहतर है कि आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ओके। क्योंकि मैंने अभी जो ऑब्जर्व किया अभी तक के टाइम में, कि जो बच्चों ने अभी एवोल्यूशन के फॉर्म्स भरे थे, उनके बहुत कम बच्चे हैं जो पास हुए हैं, इनफैक्ट पास नहीं ही हुए हैं। इसका पीछे एक रीज़न यही है कि उन्होंने कॉपीज़ में जो लिखा था कि ये पास कर देने वाली बात है, इस वजह से जो एग्जामिनर्स हैं, बल्कि इन बच्चों की तो एक अलग से लिस्ट भी निकल के आई है कि इन्होंने फ़ोन नंबर्स लिखे हैं या जो है प्रेशराइज़ किया है एग्जामिनर्स को उन्हें पास करने के लिए। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ये बहुत गलत है, और बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है आपका मतलब एग्जामिनर के सामने। तो जस्ट ट्राई टू डू, इस तरह की कोई हरकत आप नहीं करें, क्योंकि आपको सिर्फ स्टडीज़ करनी है, पढ़ाई करनी है, मेहनत कीजिए, और ताकि आपको अच्छे से मार्क्स आपके आ सके, ओके।
तो चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है। ये आपका टेंसेस से रिलेटेड है, क्योंकि हमने जो टेंसेस में वर्ब पढ़ी थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब ये क्या करना है, हमको फिलअप्स करने हैं। काय के फिलअप्स हैं आपके, ये टेंसेस के फिलअप्स हैं, जो टेंसेस पढ़े थे हम लोगों ने, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं टेंसेस, 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उससे रिलेटेड ये फिलअप्स हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि ही द टाइगर यस्टरडे। अब ये जो क्वेश्चन है कि यस्टरडे इज अ पास्ट की बात चल रही है, तो शूट की सेकंड फॉर्म क्या है, शॉट, क्योंकि इसे हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमको चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा कि ही शॉट द टाइगर यस्टरडे। शूट की सेकंड फॉर्म है शॉट। आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स को भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अगर आपने सेकंड थर्ड फॉर्म को याद नहीं किया, बिकॉज पैसिव वॉइस में आपको हर जगह थर्ड फॉर्म चाहिए, एंड जब आप टेंसेस करोगे तो डोंट यू नो कि आपको थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट हो परफेक्ट टेंस के साथ में, या आपको सेकंड फॉर्म की रिक्वायरमेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड मास्टर ब्लैंक वेरी डिसअपॉइंटेड। अब क्योंकि इसमें एक दी हुई है वर्ब आपको बी, अब जो बी होती है इसमें सारी कंटिन्यूस वर्ब्स आती हैं, इज, एम, आर, वॉज, व, ठीक है, और जितनी भी हमारी कंटिन्यूस फॉर्म की वर्ब होती हैं वो सब बी के अंतर्गत आती हैं। तो बी हमें दिया गया है, तो हम इसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हम बना देंगे, क्योंकि ये पास्ट में जाएगा, द हेड मास्टर वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। द हेड मास्टर वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, कि हेड मास्टर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, निराश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ब्लैंक। अब ये आप मतलब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि हु ब्लैंक यू इंग्लिश लास्ट ईयर। अब यहाँ पे भी लास्ट ईयर आ रहा है, तो लास्ट ईयर इज सिंपल ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस। जब भी whenever you are finding out the last year, last week, last month, and such as the yesterday or the yesterday night or the previous night, तो definitely there the answer will be in the simple past tense। जो क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा वो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। तो who taught you English? Who taught, इसका क्या आंसर रहेगा आपका, taught। Who taught you English last year, कि आपको जो है इंग्लिश लास्ट ईयर किसने पढ़ाई, तो who taught you English last year। अगर इसका आंसर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर टॉट हो जाएगा, तो TAUGHT, ओके। क्योंकि क्या करना है कि हमें टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है। तो हु टॉट यू इंग्लिश लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है डियर स्टूडेंट्स कि ही हैज़ इन इलाहाबाद सिंस 1954। अब इसमें भी देखो एक लॉजिक वाली बात आ रही है। इसमें लॉजिक क्या है कि इसमें सिंस आ रहा है, और सिंस और फॉर का प्रयोग हम कब करते हैं, जबकि हमारा जो क्वेश्चन है वो जब आपका जो मतलब क्वेश्चन में जो टेंस हो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कंडीशंस में हमें सिंस या फॉर का यूज करना होता है। तो ही हैज़ बीन और बीन के साथ आप लगाते हो वर्ड की फर्स्ट में ING। तो ही हैज़ बीन लिविंग, लिव के साथ क्या आ जाएगा, लिविंग, कि ही हैज़ बीन लिविंग इन इलाहाबाद सिंस 1954। दैट्स इट। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट आ गया आपका पंक्चुएशन। अब ये जो पंक्चुएशन है हमें कैसे करना होता है, पंक्चुएशन को करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको जो है पंक्चुएशन का मतलब होता है कि वी विल हैव टू फॉलो सम पंक्चुएटिंग मार्क्स, लाइक कि आपको कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ कैपिटल बनाना है, कहाँ आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, कहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये जब इन सब चीज़ों को हम फॉलो करते हैं तो उसे हम कहते हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है कि जस्ट फॉलो द क्वेश्चन मार्क्स और द फुल स्टॉप और द इन्वर्टेड कॉमास वेयर एवर वी नीड। अब आप देख रहे हो कितना ऑकवर्ड लग रहा है ये सेंटेंस अपने आप में। आई एम श्योर आई विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ वर्क सेड द बॉय। ये सेंटेंस हम दे सकते हैं सेड द बॉय। तो ये क्या है एक अपने आप में, ये डायरेक्ट स्पीच है ना। तो डायरेक्ट स्पीच को हम चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे आप कि द बॉय सेड, द बॉय सेड। अब द बॉय सेड मीन्स का मतलब हुआ कि हमको यहाँ पे सेंटेंस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, तो हो जाएगा द, ठीक है, द बॉय सेड। अब द बॉय सेड के बाद में आपको लगाने पड़ेंगे कॉमास, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास के बाद में जस्ट राइट इट डाउन। अब आई हमेशा कैपिटल बनता है, तो आई हमारा जो है कैपिटल रहेगा। इस तरीके से आई कभी भी लिखा नहीं जाता। आई विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, आई विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, और फुल स्टॉप ला के आपको क्या करना है कि कॉमा आके क्लोज कर देना है, ठीक है।
तो इस तरीके से हमें ये सेंटेंसेस करने हैं। सो आपको करना क्या है कि आपको पंक्चुएशन में ना कोई ग्रामेटिकल चेंज नहीं करना, केवल आपको करना क्या है उसमें, ना पर्सन चेंज करने होते हैं, ना ग्रामर चेंज करनी है, ना टेंस चेंज करना है। केवल हमें वहाँ पे जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ कैपिटल लेटर, हम जानते ही हैं कि सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, तो आप कैपिटल लेटर का प्रयोग कीजिए, है ना। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कॉमास की जरूरत तो कॉमास लगाइए। अगर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव होता तो मैं क्वेश्चन मार्क यूज करती। तो सच एज बच्चा कि हमें करना क्या है कि सेंटेंस को पंक्चुएट करना है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आपके सामने आ गई है ये है फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट। ये भी 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। आपने अभी तक देखा सब चीज़ें 4 नंबर की आ रही हैं, 4 नंबर की आ रही हैं, है ना। अब इसमें करना क्या है कि हमें करना है अनसीन पैसेज। ओके, अनसीन पैसेज इज अनसीन। अनसीन मीन्स क्या है, दैट इज नेवर सीन, जो कि कभी नहीं देखा गया। कभी नहीं देखा गया से मतलब यहाँ पे है कि अनसीन पैसेज नॉट फ्रॉम योर बुक, ये आपकी किताब में से नहीं है, क्योंकि ये किसी किताब के पैरा से ऐसी किताब से लिया जाता है, ऐसी जगह से लिया जाता है जो कि आपने नहीं पढ़ा अब तक। ये बिल्कुल आपके लिए नॉन नहीं होता, अननोन होता है। तो बच्चा जब अनसीन पैसेज करेंगे तो सबसे पहली बात मेरी ध्यान रखिएगा कि आपको करना क्या, क्वेश्चन को अटेम्प्ट। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं कि दे जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन को मतलब पैसेज को पढ़ते नहीं है, वो डायरेक्टली उसको उनको लगता है कि यहाँ से ये वर्ड्स उससे मैच कर रहे हैं तो सेम टू सेम उठा के उसको एज इट इज़ पिकअप कर देते हैं। बट नो, यू विल नॉट डू दैट। आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज को बहुत प्रॉपरली पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको उसको एक बार नहीं, आप ट्वाइस पढ़िए, 2 बार पढ़िए। रीड द पैसेज ट्वाइस, ठीक है। कम से कम 2 बार पढ़िए, उसके शब्दों को समझिए। और डेफिनेटली जब आप एक बार पढ़ोगे थोड़ा कम समझ में आएगा, बट व्हेन यू विल द नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब आप पढ़ोगे, सेकंड टाइम आप जब पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट मोर थिंग्स देन द बिफोर। पहले से ज़्यादा समझ में आपको नेक्स्ट टाइम में आएगा, बिकॉज दिस इज द मेन रूल ऑफ द अनसीन पैसेज कि आपको इसे कम से कम ट्वाइस टाइम्स पढ़ना है और पढ़ने के बाद में ही उसको सॉल्व करना है। ये नहीं कि आपको लगा कि ये वर्ड्स मैच करने हैं, देन यू जस्ट राइट इट डाउन द सेम क्वेश्चंस के आंसर आपको करना है, ठीक है। तो अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए हमें पढ़ना है। जैसे कि मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसको पढ़ूंगी कि ए पुअर वुमेन वंस केम टू बुद्धा टू आस्क हिम whether he could give her any medicine to restore her dead child of life. The holy man, touched by the great sorrow of woman, told her that there was only one medicine which could revive her son. He bade her to bring him a handful of the mustard seed from a house where death had never entered. तो इस तरीके से हमको पढ़ना है, बहुत कामली पढ़ना है। तो हमसे ये पूछा भी जा रहा है, कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि व्हाई डिड द पुअर वुमेन गो टू बुद्धा। तो शी वेंट टू बुद्धा फॉर रिस्टोर द मेडिसिन फॉर डेड चाइल्ड लाइफ्स, है ना। वो किस लिए गई थी, अपने डेड चाइल्ड की लाइफ के लिए मेडिसिन को रिस्टोर गई थी। कि द पुअर वुमेन वेंट टू बुद्धा टू सेव टू गेट एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड लाइफ, टू रिस्टोर द चाइल्ड ऑफ डेड लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। अपने डेड जो चाइल्ड है उसकी लाइफ को सेव करने के लिए बुद्धा के पास मेडिसिन लेने गई थी। तो ऐसे और क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको सारे जो आंसर्स मिलेंगे आपके अनसीन पैसेज में ही। और इसमें ये भी लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो मॉरल क्या है इसका नाम आपको क्या निकल के आ रहा है कि जो कि मैंने पढ़ा, जब ये पैसेज 2 बार पढ़ा तो एक चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि ये जो स्टोरी है ये सौरो के बारे में है। इसमें सैडनेस की बात हो रही है, सौरो की बात हो रही है ना। एंड हम जानते हैं कि इसमें बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जो है सौरो है और डेथ है इसमें। एंड सौरो एंड डेथ, क्योंकि बुद्धा के टाइम पे भी ये चीज़ एक थी कि जो उसका सब्सटेंस था वही निकल के आया था कि सौरो एंड डेथ जो होती है वो सबके पास आती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी रिच हो, कितना भी पुअर हो, कुछ भी हो, या कितना भी डिवोटी हो भगवान का, बट सौरो एंड डेथ कम टू ऑल। हर किसी के पास सौरो एंड डेथ आती है और यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम डेथ, ठीक है। आप बच नहीं सकते डेथ से। तो ये आपको पूरा पढ़ना है, समझना है। मैं ये नहीं कह रही है सेम पैराग्राफ विल रिपीटेड इन द एग्जाम, बट दिस इज अ प्रैक्टिस फॉर यू, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरह से क्वेश्चन से और उनको सॉल्व आउट करना है। द नेक्स्ट वन, अब आपके में बच्चा आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आ गया। दैट इज द राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ एंटोनिम्स हमको दिए गए हैं। सॉरो, सॉरो का मतलब होता है दुख। और एंटोनिम का मतलब क्या होता है, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स हमें बताने हैं। तो सॉरो का बहुत सिंपल है
ठीक है, आपने पढ़ी रखी है सारे, मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज हमेशा जो एग्जाम्स के पैटर्न देखे गए हैं तो इतने ही सिंपल सिनोनिम और एंटोनिम्स आपसे पूछे जाते हैं, देन यू कैन आंसर वेरी क्वाइटली एंड वेरी इजीली इन इट। तो जैसे सौरो का है तो जॉय हो गया आपका, और यंगेस्ट है तो आपका एल्डेस्ट हो गया। सौरो का होता है दुख और दुख का हो गया सुख, तो जॉय हो गया। एंड यंगेस्ट माने छोटा, सबसे छोटा, एल्डेस्ट माने सबसे बड़ा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सौरो का कर देंगे जॉय, हमारा आंसर जो सौरो का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा जॉय। ओके, और यंगेस्ट का आपका हो जाएगा एल्डेस्ट। एल्डेस्ट माने क्या होता है, एल्डेस्ट माने होता है सबसे बड़ा, दैट्स इट, एल्डेस्ट एंड द जॉयस का आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है दैट इज द राइट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग। अब सिनोनिम बताना है हमको, सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची, दैट इज द सिमिलर वर्ड। अब सिमिलर वर्ड जब हम बताएंगे दैट इज द बेड। बेड शायद आपको मैंने बताया भी है, बेड आपको जब नरेशंस की क्लास ली थी हम लोगों ने, तो नरेशंस में मैंने आपको बताया था कि बेड माने होता है जब किसी को अलविदा करते हैं तो उसे विश करते हैं। ठीक है, तो ये विशिंग के लिए ही बेड का प्रयोग किया जाता है, तो बेड के लिए आप यूज कर सकते हो विश। सिनोनिम में ना सेम मीनिंग का वर्ड लिखना है, तो बेड के लिए आप यूज करेंगे विश। और एक और चीज जो बड़ी कॉमन सी आपके सामने है, ग्रीफ। ग्रीफ और सॉरो इज द सिमिलर टू ईच अदर। ग्रीफ माने होता है दुख, लाइक ए सैडनेस, ठीक है, और सॉरो का मतलब भी होता है दुख, तो हम ग्रीफ का क्या कर देंगे, सॉरो। कितना इजी है। तो इस तरीके से हमने सिमिलर वर्ड्स लिख दिए, बेड का लिख दिया विश और ग्रीफ का लिख दिया हमने सॉरो। ओके राइट, फाइंड आउट। तो बच्चों ये थे हमारे सिनोनिम और एंटोनिम। सिनोनिम 2 मार्क्स के आते हैं आपके, और एंटोनिम्स भी आपके 2 मार्क्स के आते हैं एग्जाम्स में। अब आ गई भाई आपका क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज अ पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन, आपको क्या समझ में आ रहा है इस पिक्चर कंपोजिशन के बारे में? मेरे को तो स्वच्छ भारत अभियान नजर आ रहा है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान पे ये पिक्चर बेस्ड है, और ये पिक्चर जो है स्वच्छ भारत अभियान पे है, जिसमें कि हमने देखा कि इस पिक्चर में वी हैव सीन सम स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे हैं, वो जो है क्या कर रहे हैं, वो उस पिक्चर में बच्चे सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, सबके हाथ में ब्रूम्स लगी हुई हैं, झाड़ू हैं। मुझे लग रहा है कि टीचर भी यहाँ पे हैं जो उन बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर रही हैं। ठीक है, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, तो आई फीलिंग कि यहाँ पे भी स्वच्छ भारत अभियान ही चल रहा है। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इन दिस क्वेश्चन। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्वच्छ भारत अभियान, आप इसका टाइटल बना सकते हो, और इसके बारे में आप कुछ लाइन्स लिख भी सकते हैं। ओके, अब इसको हमें लिखने के लिए कुछ हमें इसके बारे में लाइंस भी लिखनी है। तो स्वच्छ भारत अभियान पे लिखने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस मतलब लाइंस लिखनी है, जैसे कि वी कैन सी कि देयर आर सम स्टूडेंट्स दे आर क्लीनिंग द रोड्स और द स्कूल, है ना। वो ये लोग किस में, यूनिफॉर्म में है, टू बॉयज़ एंड अ गर्ल वी कैन सी, है ना। इस पर देख सकते हैं आप लोग, आप देख रहे हो कि दे ऑल आर क्लीनिंग द स्कूल एंड अ टीचर इज ऑल्सो देयर एंड शी इज इंस्ट्रक्टिंग ऑल द स्टूडेंट्स देयर, है ना। तो इस तरीके से बेटा वी कैन राइट अबाउट द स्वच्छ भारत अभियान, इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, ले सकते हो। द नेक्स्ट वन दैट वी कैन सी दैट इज राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 8 नंबर का आपका पिक्चर कंपोजिशन होता है, इसमें से आपको एक ऑप्शन मिल रहा है पैराग्राफ राइटिंग का। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि पैराग्राफ राइटिंग भी करनी है, तो इनमें से हमें कोई एक ऑप्शन चूज करनी है कि या तो पैराग्राफ करेंगे या पिक्चर कंपोजिशन करेंगे। तो वो 3 टॉपिक्स दिए गए हैं पैराग्राफ राइटिंग के लिए। वो क्या क्या टॉपिक्स हैं कि व्हाट इफ देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी, अगर यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, लाइट की सुविधा नहीं होती, बिजली नहीं होती, तो क्या होता, उसके अपने विचार आप लिखेंगे। व्हाट आई यूज़ कंप्यूटर फॉर, आप कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, क्या क्या काम आप कंप्यूटर से करते हैं, इस बारे में आपको लिखना है। ओके, और नेक्स्ट आपकी ऑप्शन है ए ग्रेट डे विद अ फ्रेंड। तो इन तीनों में से वी कैन चूज, वी कैन प्रीफर एनी टॉपिक वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू। आइदर वी कैन डू द पिक्चर कंपोजिशन ऑफ द 8 मार्क्स और वी कैन डू द एनी वन पैराग्राफ। हम या तो एक पैराग्राफ उठाएंगे या फिर जो है कोई पिक्चर कंपोजिशन कर सकते हैं कंपोज, जो आपको इजी लग रहा है, जो आपको बेस्ट वे में आता है आप उसे
सॉर्ट आउट कीजिए, उसे कीजिए। तीनों पैराग्राफ्स ही बहुत अच्छे हैं। हम ग्रेट डे विद अ फ्रेंड के बारे में बहुत आराम से लिख सकते हैं, या फिर हम लाइट के बिना बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में उनके बारे में डिस्क्राइबली बता सकते हैं। या कंप्यूटर जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मॉडर्न टूल है कम्युनिकेशन का भी, और किस लिए हम इसका प्रयोग करते हैं इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो व्हाट वी वांट वी कैन चूज हियर एंड वी कैन राइट अबाउट इट। तो आप जो भी टॉपिक चाहें उसको चूज करके उसके बारे में लिख सकते हैं, या आप चाहें तो पिक्चर कंपोजिशन भी कर सकते हैं। आपको करना केवल एक ही टॉपिक होगा इसमें से। Last and the last question of the question paper is that कि आपको एक नोटिस राइटिंग करना है। उस नोटिस राइटिंग में यू आर गिविंग सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू आर प्रवीण और प्रभा एज द सेक्रेटरी ऑफ द साइंस क्लब ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट एन इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन एंड एनकरेजिंग देम टू पार्टिसिपेट इन इट। हमें करना क्या है कि प्रभा या प्रवीण, अगर आप गर्ल्स हैं तो प्रभा का नाम ले सकते हैं, आप बॉयज़ हैं तो प्रवीण नाम ले सकते हैं। आप एक सेक्रेटरी हैं साइंस क्लब के स्कूल में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक नोटिस लिखना है इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन का, एनकरेजिंग देम टू पार्टिसिपेट इन इट। और आप उसके बारे में बताने के बाद में बच्चों को एनकरेज करेंगे कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। तो नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट मैं आपको दे चुकी हूँ, और किस तरीके से नोटिस लिखना है ये बता चुकी हूँ कि नोटिस हमेशा एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है ना। और नोटिस लिखने के जो भी रूल्स होते हैं कि सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम डालें, और जो भी आपका नोटिस वर्ड है पूरा कैपिटल लेटर्स में वो डालें। फिर आपका जो मेन आपका साइंस एग्जीबिशन का, जैसे इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन हमारा टॉपिक है, वो डालिए। फिर आप डेट डालिए, फिर कंटेंट लिखना स्टार्ट कीजिए बच्चा। तो इस तरीके से करते हुए हमें पूरा नोटिस अपना बताना होगा, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आर द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, draft a notice for your school notice board inviting articles, sketches, etc. from the students for your school magazine. Sign XYZ of ABT Senior Secondary School लखनऊ। अब यहाँ पे करना क्या है हमको कि हमें एक एडिटर, मतलब हमें एक एडिटर की पोस्ट दी गई है स्कूल मैगजीन में, और हमें जो है क्या करना है कि नोटिस बोर्ड के लिए एक आर्टिकल, बच्चों को जो भी आर्टिकल, स्केचेस या जो भी उनके राइटिंग्स हैं वो हमें दे सकते हैं। और आपके जो स्कूल का नाम है वो है ABT सीनियर सेकेंडरी स्कूल। साइन का मतलब यहाँ पे है कि आपका जो नाम है वो है XYZ। आपको अपना नाम नहीं लिखना, आपको XYZ का नाम देना है। डेजिग्नेशन आपका क्या है, एडिटर है आपका डेजिग्नेशन, और आप ABT सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट है, तो वहाँ के अकॉर्डिंग आपको एडिटर है, तो आपको वहाँ के अकॉर्डिंग नोटिस लिखना है। तो बच्चों ये जो हमने पढ़ लिया ये था हमारा पेपर का फॉर्मेट पैटर्न, जो हमें बहुत हेल्प करेगा हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। हम जो भी चाहें इस तरीके से अपने अटेंड करके अपने क्वेश्चन पेपर को कर सकते हैं। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल कि जब भी पेपर सॉल्व करें, जस्ट रीड द पेपर केयरफुली, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड देन डू द स्टार्ट, ठीक है। तो पेपर को करने के लिए आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आपको बिल्कुल आराम से कामली आपको करना है पेपर। एंड फिल ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर नोटबुक, जो भी कॉपी आपको मिलती है एग्जाम शीट, फिल इट वेरी केयरफुली विद द नीटनेस। सफाई से भरिए कॉपी को अपनी। राइट योर रोल नंबर फ्रॉम द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड से देख के रोल नंबर फिल कीजिए। जो भी उसमें चीज़ें हैं, जैसे पाठ्यक्रम का नाम का मतलब वहाँ पे ब्रांच के नाम से होता है, उसी में अपनी ब्रांच भरिए। पेपर कोड भरिए, जो पेपर पे दिया जाता है उस कोड को भरिए। तो इन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कॉपी को लिखिए, और बिल्कुल पैनिक हुए बिना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। आई होप कि मेरी जो भी सजेशंस मैंने आपको इस टिप्स के तौर पे आज के लेक्चर में दिए हैं वो आप सभी के लिए बहुत मतलब जो है एडवांटेजेस आपको देंगे, आपको फ़ायदा होगा मेरे सजेशंस का, और फ्रूटफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। दे जस्ट ट्राई टू डू योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड विश यू अ वेरी गुड लक ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द न्यू ईयर। आप सबको बहुत बहुत खुश शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप सबका नववर्ष बहुत मंगलमय हो, आप सबके नंबर बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छे से आप पढ़ें लिखें, खूब लाइफ में तरक्की करें। ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं आप सभी के लिए, मेरी विशिंग्स हैं। सो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग खुश रहिए और अपनी लाइफ में बहुत अच्छी से अचीवमेंट्स गेन कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। देन थैंक यू, दैट्स इट।